अध्याय कौन सा भैया बताओ? अध्याय आपका 12 है। कौन सा है? अध्याय आपका 12 है। इस अध्याय का नाम है कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य। कार्य, ऊर्जा व सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य। ठीक, ध्यान से समझना, हर टॉपिक को मैं तोड़ रहा हूं। अध्याय को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अध्याय को बोलते हैं इकाई या यूनिट। ठीक, और यूनिट नंबर कौन सा है? 12। ठीक, अब कार्य को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं वर्क। क्या बोलेंगे? वर्क। अब ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा? एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, और जो सामर्थ्य है इसको बोलते हैं पावर। मैंने उस दिन बताया था कि वर्क, एनर्जी और पावर एक साथ चलता है। बताऊंगा, ये पावर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना? अब देखो, कार्य तो उस दिन डिफिनेशन बताया था लेकिन कोई ढंग से समझा नहीं था। ठीक, तो कार्य को समझो। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्क। ऊर्जा को एनर्जी और सामर्थ्य को पावर कहेंगे। और सामर्थ्य को एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। ठीक, अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि जो शक्ति है और ऊर्जा है, ठीक है, वो दोनों एक जैसा लग रहा है। मतलब जो शक्ति है वही ऊर्जा जैसा लग रहा है और जो ऊर्जा है वही शक्ति जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। बात यह है कि तीनों परस्पर है। बिना शक्ति का किसी कार्य को करना संभव नहीं है, या बिना ऊर्जा का किसी कार्य को करना संभव नहीं है। क्योंकि जो सामर्थ्य और शक्ति है वो दिखाता है आपके अंदर के ताकत को। जैसे मशीन है तो मशीन किसको दिखाता है? मशीन जिस काम को करती है उसकी एफिशिएंसी को दर्शाता है सामर्थ्य, शक्ति यानी पावर। तो बात हमको ये समझना है कि जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा किसके अंदर हो सकती है? तो भैया ऊर्जा दुनिया में जितनी भी वस्तु हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, सभी के अंदर ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, जो निर्जीव वस्तु है उसके अंदर ऊर्जा अलग अलग होती है, जो मैंने आपको दे रखा था। ठीक, तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ो कार्य किसे कहते हैं। कार्य को समझो। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। हेडिंग लगा लो। ठीक, और इसकी डिफिनीशन में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सब लिख लो, समझो। आप क्वेश्चन कर सकते हो यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो। जब किसी वस्तु पर, रुक जाओ, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु बल की ही दिशा में विस्थापित होती है, जिसे हम लोग कार्य कहते हैं। विस्थापित होने का मतलब होता है उसी जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में वस्तु चलती है। ठीक, ठहरती है। मतलब मान लो कि मैं इस पे बल लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, बल इस पे लगा रहा हूं, जिस दिशा में बल लगाऊंगा उसी दिशा में कार्य भी होगा। मतलब उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होगी। मतलब इस पे मैं धक्का लगा रहा हूं, इधर से ठेल रहा हूं, तो किस दिशा में मैं बल लगा रहा हूं? उस दिशा में, उधर। तो काम किधर हो रहा है बताओ? काम भी उसी दिशा में हो रहा है। किस दिशा में? उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में मैं बल लगा रहा हूं। ठीक, तो जिस दिशा में बल को लगाओगे उसी दिशा में कार्य भी होता है। ठीक, तो डिफिनीशन क्या बनाओगे? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु विस्थापित होती है, यानी बल की ही दिशा में वस्तु क्या होती है? विस्थापित होती है। तो सिंपल चीज है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो वस्तु बल की ही दिशा में
बल की दिशा में विस्थापित होती है। बल की दिशा में क्या होती है? विस्थापित होती है। जिसे कार्य कहा जाता है। ठीक, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे कार्य कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल एक दिया था कि मान लो कि यदि कोई मुझे धक्का दे रहा है, इधर से कोई धक्का दे रहा है मुझे, तो धक्का जब भी देगा तो मैं किस दिशा में जाऊंगा? उधर से धक्का देगा इस साइड में, तो मैं इधर भागूंगा, ठीक है, और इधर से देगा धक्का तो मैं उधर भागूंगा। तो जिस दिशा में आप बल वस्तु पे लगाओगे उसी दिशा में वस्तु क्या होगी? विस्थापित होगी। मतलब बल क्या होता है आप जानते हो। तो जिस वस्तु पे बल लगाओगे, जिस दिशा में लगाओगे उसी दिशा में वस्तु विस्थापित होती है, मतलब उसी दिशा में काम होता है, उसी दिशा में वस्तु दूर भगती है। ठीक है, तो देखो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की ही दिशा में विस्थापित होती है, मतलब दूरी को तय करती है। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कार्य कहा जाता है। उसे क्या बोलोगे? उसे कार्य कहा जाता है। इसे W से दर्शाते हैं। इसे W से दर्शाते हैं। ठीक, ध्यान से समझो। अब मैं सूत्र निकाल रहा हूं, सूत्र को समझिएगा। कार्य बराबर क्या होगा? कार्य बराबर होगा जिसमें क्या लगाया जा रहा है? वस्तु पे क्या लगाया जा रहा है? बताओ, वस्तु पे क्या लगाया जा रहा है? फोर्स। तो कार्य बराबर क्या होगा? फोर्स यानी बल। बल गुणे वस्तु क्या हो रही है? विस्थापित हो रही है। तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब समझो टॉपिक को। ठीक, तो कार्य बराबर क्या होगा? बल लगा रहे हैं तो वस्तु विस्थापित हो रही है। तो जब बल लगाया जा रहा है तो वस्तु चल रही है। कहां चल रही है? जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में वस्तु चल रही है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन बताए थे कि किसे कहते हैं? विस्थापन भी एक प्रकार की क्या होती है? दूरी होती है, बट ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी? सदिश। और बल भी कौन सा है? सदिश राशि है। दोनों सदिश, जब दोनों सदिश राशियों का गुणनफल हो क्रॉस, तो एक कार्य भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। तुम सोचो, बल भी एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है, दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई है। ठीक, क्रॉस मतलब होता है ऐसे गुणा का चिन्ह, और एक होता है बिंदी जैसा। जब दो सदिश राशि हो और उनके बीच में बिंदी जैसा हो तो इनका गुणनफल जो है अदिश राशि होगा। लेकिन दो सदिश राशि है और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, मतलब क्रॉस, तो ये कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो ये दोनों सदिश राशि है। कब? जब इनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा तो ये कार्य भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। ठीक, दोनों सदिश राशि है, दोनों के बीच में क्या है? क्रॉस है, मतलब गुणा का चिन्ह है, इसलिए कार्य भी क्या है? सदिश राशि है। मतलब ये भी वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तीनों वेक्टर। ठीक है, सोचो। अब सुनो ध्यान से, इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हो? वर्क लिखोगे, इसको लिखोगे बल को फोर्स लिखोगे। ठीक, और इसको लिखोगे तुम, विस्थापन को लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब ध्यान से, इसको W से दर्शाएंगे। ठीक, और फोर्स को F से, और इनटू डिस्प्लेसमेंट को D से। किससे? D से। हाँ, S से भी दर्शाते हैं। तो अब दूसरा लिख देता हूं, W बराबर F इंटू S, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो F इंटू S भी लिख सकते हो तुम, या रुक जाओ भैया, या F इंटू स्मॉल d भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी तुम लगा सकते। बोलो, नहीं लगाया तो गुणा का ही चिन्ह माना जाता है।
ठीक, इसको इंटू यानी गुणा ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, इतना समझ गए। अब मात्रक देखो, मात्रक समझो कैसे निकलेगा। पूरी दुनिया जानती है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक, कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का भी मात्रक जूल, दोनों का मात्रक क्या है, जूल है। लेकिन आपको यह समझना है कि भैया मात्रक क्या होगा, जूल होगा। किसका मात्रक जूल है, कार्य का और ऊर्जा का। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कार्य, तो कार्य का मात्रक जूल होगा। एक दूसरा मात्रक यहां से निकाल रहा हूं, नया मात्रक। तो नया मात्रक को समझो, अब लिखोगे ये कार्य है मतलब वर्क, लिखोगे यूनिट ऑफ वर्क इंग्लिश में, यूनिट ऑफ वर्क मतलब कार्य का मात्रक बराबर यूनिट ऑफ फोर्स, क्या लिखोगे, यूनिट ऑफ, ये फोर्स है, इनटू ये क्या है बताओ, तो इसको लिखो फोर्स पूरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि दोनों में यूनिट आता तो इसीलिए मैंने दोनों को कॉमन कर लिया हूं। ठीक, कार्य का मात्रक एक तो जूल है, तो यहां तुम जूल लगा लो। जूल को इंग्लिश में लिखा जाता है इस तरीके से, देखो ध्यान से, जूल बराबर फोर्स मतलब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन को ऐसे लिख लो तुम, इनटू डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है, मीटर, इसको मीटर ऐसे लगा लो। ठीक, मीटर, और इसका जे ले लो तो मतलब ये हो जाएगा जे और बराबर हो जाएगा न्यूटन में एन ले लो, और ये हाइफन लगा दो पूरा, तो इसको ले लो स्मॉल एम। अब तुम बताओ, तुम्हें दो मात्रक मिल गया, एक कार्य का मात्रक जूल, दूसरा कार्य का मात्रक हुआ न्यूटन मीटर हुआ। ठीक, मतलब एक जूल में कितने न्यूटन मीटर हो गए, एक न्यूटन मीटर होगा। समझ रहे हो ना, इसको समझो। तो एक जूल लिख सकते हो तुम, एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत है ना, मतलब एक जूल में 10 पावर 7 अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग। ठीक, अर्ग समझो, एक जूल में 10 पर 7 अर्ग होता है। ठीक, क्या होता है, 10 पर 7 अर्ग, और एक अर्ग निकालोगे तुम, अर्ग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, यदि तुम एक अर्ग निकालोगे तो 10 पर 7 इसमें बटा करोगे, और इस बटा वाला चीज ऊपर जाएगा तो तुम्हारा आ जाएगा 10 पर -7 जूल आएगा। बोलो आएगा, इसको बटा करोगे इसके नीचे, एक के नीचे, और 10 पर 7 को ऊपर ले जाओगे तो 10 पर -7 होगा। तो बताओ एक जूल में 10 पर 7 अर्ग, जबकि एक अर्ग में 10 पर -7 जूल होगा। ठीक, समझ रहे हो ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा जो है कि कार्य। ठीक, अब यहां लिखो कौन सी राशि है, लिखोगे, राशि की बात करता हूं, ये कौन सी राशि बताओ जल्दी, अभी बताया था, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, कौन सी राशि है, सदिश। तो इस राशि को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्वांटिटी, क्या कहेंगे, क्वांटिटी, और इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटी, 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 और यहां पे क्वांटिटीज। ठीक, सही है, समझ रहे हो ना, तो इंग्लिश उसका नाम है। इतना तो समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है
तो ठीक, समझो अच्छे से, यदि किसी वस्तु पर कितना 15 न्यूटन का, कितने न्यूटन का 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु 15 मीटर विस्थापित होती है। क्या होती है? मतलब अपने जगह से हट जाती है। ठीक, विस्थापित होती है तो कार्य का मान होगा, समझो इधर, इसको समझ लो, उसके बाद करिएगा। देखो मैंने क्या बोला, सूत्र को देखना है, सवाल को लगा देना है। यदि किसी वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तुम्हारे पास कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन है। तो सूत्र को कौन उठा लो, चाहिए उठा लो, चाहिए उठा लो, चाहिए उठा लो, कौन उठा लो। ठीक, तो सूत्र कौन सा भैया, इसको हल करोगे, सॉल्यूशन देखो, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। ठीक, तुम्हें कार्य निकालना तो W लिख दो भैया। बल कितना लगाया जा रहा है 15, तो यहां 15 लिखो, गुणे यस मतलब दूरी कितना है 15 मीटर है, तो यहां भी 15 रखो। तो 15 में 15 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 225। तो 15 में 15 का गुणा कितना आएगा 225। ये क्या निकाले हो तुम, कार्य। कार्य का मात्रा क्या होता है, दूर बताया हूं, एक जूल भी होता है, दूसरा न्यूटन मीटर भी होता है। तो जो तुम चाहो उसको लगा सकते हो, या तो जूल या तो न्यूटन मीटर। तो यहां लिखा लो तुम या लगा लो जूल, तो W बराबर 225 जूल, ये भी लिख सकते हो, या W बराबर 225 न्यूटन मीटर भी लगा सकते हो। दोनों तुम्हारा आंसर क्या है, सही है। चेक कर लो जल्दी इसको। अब कोई शोर नहीं करेगा। अगली टॉपिक है ऊर्जा। कौन सी है, ऊर्जा। ऊर्जा को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। दूसरी टॉपिक ऊर्जा। ऊर्जा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, एनर्जी। एनर्जी। लड़के तो तेज है भैया, 12 बुढ़वा लो। ठीक, एनर्जी किससे कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यदि वस्तु काम कर रही है तो उसके अंदर ऊर्जा है, यदि कोई मशीन काम कर रही है तो उसके अंदर ऊर्जा है, यदि काम नहीं कर रही तो ऊर्जा नहीं है। ठीक, मतलब बिल्कुल देखो, इसमें कौन सी वाली ऊर्जा, मैं अपने अंदर की ऊर्जा की बात कर रहा हूं, लेकिन मशीनों पे भी बताऊंगा। ठीक, नहीं काम कर रहा तब भी उसमें ऊर्जा है, लेकिन कौन सी ऊर्जा वो बताऊंगा। हाँ बोलो, बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान दो इधर। किसी वस्तु के, वस्तु का मतलब कोई भी वस्तु हो, यदि काम कर रही है तो भैया वो ऊर्जा निहित है। ठीक, उसके अंदर ऊर्जा भरी है। किसी वस्तु, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, शांत रहो, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक, सिंपल चीज, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अभी मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था कार्य, देखिए कार्य इसमें आ गया, कार्य के बाद ऊर्जा, तो कार्य की डिफिनेशन बताया था, और कार्य
जो शब्द है वह ऊर्जा के डिफिनेशन में आ गया। सोचो आप, ये सोचना है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। इसे स्मॉल ई और कैपिटल ई से दर्शाते हैं। इसे स्मॉल ई या कैपिटल ई से दर्शाते हैं। सोचो, ठीक। और इसका मात्रक बताओ, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक जूल जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। अब सुनो ध्यान से, ऊर्जा समझ गए? ठीक। यदि मैं काम कर रहा हूं, लिखने का काम कर रहा हूं, बोलने का काम कर रहा हूं, चलने का फिरने का काम कर रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या है? एनर्जी है। ठीक। यदि एनर्जी है तो वो क्या है भैया? वो क्या है? वही तो हिंदी में क्या है भैया? ऊर्जा। ठीक है ना? अब यदि ऊर्जा आपके अंदर निहित है तो वस्तु काम कर रही है, और नहीं है तो वस्तु काम नहीं कर रही है। अब जैसे मान लो कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। अब जो पंखा चल रहा है उसमें कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें दोनों है, क्योंकि जमीन तल से ऊंचाई भी है और गति भी कर रहा है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। नीतू हंस रही है, कौन सी एनर्जी इसके अंदर है? ठीक, हंसने की ऊर्जा इसके अंदर है। देखो सही बोल रही है ना? मैडम ऊर्जा, इसको बोलोगे मैडम ऊर्जा। चलो ध्यान दो इधर। ऊर्जा के प्रकार लिखो और ध्यान से। अगली टॉपिक है ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार। ठीक, इसको लिखो इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ नहीं, एनर्जी। सब हाँ बोलो, एनर्जी किसे कहते हैं? यहाँ देख लो। किसी वस्तु की कार्य ठीक, तो टाइप्स ऑफ एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी। समझ रहे हो ना? यस सर। ठीक है। ऊर्जा के प्रकार जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है। ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की? दो प्रकार की। ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तुम सोचो, ऊर्जा मुख्यतः कितने प्रकार की? दो प्रकार की। सबसे पहले भैया, अब देखो, अब आपके सामने जो है पहला आएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यस सर। और दूसरी, ठीक, जिसको कहेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, जिसको कहेंगे काइनेटिक। एनर्जी। ठीक, मतलब एक चीज और है कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या है? यदि किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इस ऊर्जा का भी मात्रा क्या होगा? जूल होगा। दुनिया में कौनो ऊर्जा हो उसका मात्रा क्या होगा? जूल होगा। तो किसी भी वस्तु के उसके स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ध्यान से दूसरा देखो, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के गति के कारण, यदि मैं हिल डुल रहा हूं
तो मेरी स्थिति कौन सी है? गति वाली है। किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, समझ रहा ना? तो अब इसका एग्जांपल भी देखो, बढ़िया से समझा रहा हूं। जब दोनों ऊर्जा आपकी एक साथ हो, जिस वस्तु के अंदर जिस वस्तु के अंदर दोनों ऊर्जा हो, उसको कहेंगे यांत्रिकी ऊर्जा। यांत्रिकी ऊर्जा। और इस यांत्रिकी ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलोगे? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिकी ऊर्जा। ठीक, समझ रहा ना? यस सर। तो यही एनर्जिया कै पार्ट में है? 2 पार्ट में। जबकि ऊर्जा को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से 2, लेकिन इसके स्वरूप कितने हैं? बहुत ज्यादा है। जैसे आपकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, ठीक, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक, बहुत सारी ऊर्जा है। वैद्युत ऊर्जा भी है। तो मुख्य रूप से कितनी है? 2। अच्छा, इसको समझो, इसकी डिफिनीशन। किसी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसे किससे दर्शाओगे? इसे P से दर्शाते हैं। किससे? इसे P से दर्शाओगे। और P बराबर होता है mgh। ठीक, mgh। यदि कोई वस्तु, ध्यान समझो पहले, यदि कोई वस्तु जमीन तल से कुछ ऊंचाई पर है, तो उस वस्तु के अंदर स्थित एनर्जी आपकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो एग्जांपल में कि कोई वस्तु जमीन तल से इतनी ऊंचाई पे है। ठीक, कोई घर है, कोई घर का दीवार है, यहां से जमीन तल है और यहां तक ऊंचाई इसकी मैं मान लेता हूं कि ऊंचाई इसकी h है। कितनी है? h है। तो भैया h है, तो इस पे पहले से ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग चुका है, तो इस पे जो ग्रेविटी है वो शून्य है, क्योंकि वो जमीन तल पे है। यदि किसी गेंद को हम लोग ऊपर से फेंकते हैं तो h ऊंचाई से नीचे आता है, लेकिन जैसे जमीन पे आ जाता है तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी? शून्य के बराबर हो जाएगी। ठीक, क्या होगी? शून्य के बराबर हो जाएगी। तो वस्तु ऊपर से छोड़ेंगे, नीचे लाएंगे तो h ऊंचाई जाएगा। तो m का मतलब क्या हुआ? मास। g का मतलब ग्रेविटी। h मतलब हाइट। कोई वस्तु जमीन तल से कितनी ऊंचाई पे है वो h है, और g मतलब उस वस्तु में कितना ग्रेविटी लग रहा है वो है, और m उस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास है। समझ गया ना? तो इसको दर्शाएगा मास, g का मतलब ग्रेविटी, और h मतलब हाइट। सोचो, तो कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है, तो m द्रव्यमान की वस्तु ऊपर h ऊंचाई से आती है, तो उस पर ग्रेविटी कौन सा लगेगा? g लगेगा। तो उसमें पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो P बराबर हो जाएगी mgh। ठीक, इसमें भी क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान से। अगली एनर्जी कौन सी है? गतिज ऊर्जा। ये सबसे मस्त फार्मूला इसका है। किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिख देता हूं डिफिनीशन। किसी वस्तु के गति के कारण
कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब सोचो कि स्थितिज ऊर्जा P से स्टार्टिंग था तो उससे P से दर्शाए थे, और ये K से स्टार्टिंग है तो K से दर्शाएंगे। तो दर्शाएंगे इसको किससे बताओ? कैसे? दर्शाते हैं किससे? K से। ठीक, और K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है हाफ, मतलब आधा, mv²। इस फार्मूले को सब लोग रट लो अच्छे से। अब आपको सिखा देता हूं कि यम क्या है, भी क्या है। ठीक, अब जहां जैसे झील से पानी गिरता है ना, नदियों में पानी बहता है, या कभी लोटे से या आप बाल्टी से पानी फेंकते हो या किसी चीज को फेंकते हो, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा होगी ना। h ऊंचाई से पानी गिरता है झील से, तो उसमें पानियों के बीच में अणुओं में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। ठीक, तो जहां कोई वस्तु हिल डुल रही है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आधा यम, मतलब होता है द्रव्यमान। तो जिस वस्तु की बात करेंगे उसका द्रव्यमान है तो उसको बोलेंगे मास। मास मतलब द्रव्यमान, जानते हो। और v मतलब होता है वेलोसिटी। v मतलब वेलोसिटी, इसको कहेंगे वेलोसिटी। वेलो सिटी। मतलब इसको कहते हैं वेग, तो इसको कहेंगे हिंदी में वेग, इसको कहेंगे द्रव्यमान। सब जानता भैया, जिसमें दूरी बटा समय हो लेकिन दिशा भी हो उसको क्या बोलेंगे? वेग। यानी विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। बोलो, है ना? ठीक है, इसको भी ले लो, जल्दी कर लो, खत्म इसमें। हम भी कर रही हैं।